इन दिनों खबरों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम देखी जा रही है। कोई ऐसा दिन शायद ही होता है जब हम अखबार का पन्ना खोलें और हमें बलात्कार की कोई खबर ना मिले। बहुत सारे लॉज़ हैं हमारे इंडिया में, बहुत से ऐसे कानून पास किए जाते हैं जिसके चलते अपराधियों को, आरोपियों को ये डर होना चाहिए कि वो इस तरह का घिनौना अपराध करने से पहले 10 बार सोचें। लेकिन फिर भी लगातार हिंदुस्तान में ये रेप जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपके सामने कई केसेस आए होंगे, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे। हाल ही में कोलकाता डॉक्टर का जो केस चल रहा है, वो आपकी नज़रों के सामने ही है। वर्क प्लेस पर तक लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन इस तरह की खबरें सुनने के बाद हमारे ज़हन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सच में हमारा देश आज़ाद है? क्या सच में हम सेफ हैं? हम सोचते हैं कि हम पढ़े-लिखे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हम सक्षम हैं अपने आप को सँभालने के लिए, अपनी वर्क प्लेस पर हम सेफ हैं, सारी चीज़ें हम देखभाल कर कहीं पर कदम रखते हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं, तो दिल थोड़ा डर जाता है। एक डर बैठ जाता है कि वर्क प्लेस जैसी जगह पर अगर हम सेफ नहीं हैं, अगर इस तरह के लोग, मानसिकता वाले लोग हमारे आस-पास हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं? मेरे ख्याल से ये जानना कि रेप क्यों होते हैं, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो रेप करता है, जो क्रिमिनल होता है, उसकी क्या मानसिकता होती है। जब तक हम उसकी मानसिकता नहीं समझेंगे, शायद ही हम इसका कोई सॉल्यूशन ढूँढ पाएँगे। तो आज मेंटल डाइट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर एक रेपिस्ट की मानसिकता क्या होती है, किन-किन वजहों से कोई इंसान इस तरह उकसा जाता है, इस तरह की उसकी सोच बन जाती है कि वो रेप जैसा घिनौना अपराध करने पर मजबूर हो जाता है, ये नहीं कहूँगी, लेकिन रेप जैसा घिनौना अपराध कर बैठता है। तो आज हमारे साथ में जुड़ रही हैं साइकोलॉजिस्ट मृणाल आठले, और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर एक रेपिस्ट की मानसिकता क्या होती है और इसी के और भी कई पहलू हैं जो वो सामने लेकर आएँगी। सबसे पहले नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत मैम आपका। नमस्ते। जी। जैसा मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर मानसिकता क्या होती है किसी रेपिस्ट की। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरह की परवरिश हुई है, किस तरह की सोच उसकी अपब्रिंगिंग में उसे मिली है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब एक रेपिस्ट की क्या मानसिकता होती है? किन-किन वजहों से वो इस तरह का अपराध करने के लिए जो है उकसा जाता है? राजवी, पहली तो बात ये है कि अ, रेपिस्ट या रेप का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जी, और अगर आप जो बात कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता क्या होनी चाहिए या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें अवेयर होना है खुद के लिए एज अ फीमेल, या हमें हमारे बच्चों को अवेयर करना है, कम्युनिटी को अवेयर करना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कैसे लोग होते हैं कि जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, हम अवेयर हो सकते हैं, या हम उससे थोड़े से पीछे हट सकते हैं। ये कुछ भी ये सारे दस्तक हमें मिल सकती हैं। जी। सबसे पहले है कि ऐसे बंदे जैसे क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, तो मेरे पास रेप सर्वाइवर भी आते हैं। ऐसे हम बोला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम रेप सर्वाइवर ही बोलते हैं उसको। और दूसरा है जो रेपिस्ट है, अ, उनको हम अपने ओपीडी एरिया में भी उनके दूसरे सारे मानसिक तकलीफों की वजह के लिए भी देखते हैं, और लीगल एक प्रोसेस है कि जहाँ उसका फिटनेस नापा जाता है, उसके लिए भी एक प्रोसेस के तौर पर हम देखते हैं। जी। और जनरली मैं ऐसा कहूँ कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने खुद ने कैरेक्टरिस्टिक्स तय किए हैं, या उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है कि क्या हो सकता है अगर ये कोई रेपिस्ट है, तो हम उसको कैसे उसका साइको सोशल इवेल्यूशन वो करते हैं, और उन्होंने कितना स्क्रूटिनी किया है। तो सबसे पहले है उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। अच्छा। लो होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी टेम्पर उनका वो गॉन करते हैं, या उनका टेम्पर लूज हो जाता है।
हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसका सेल्फ एस्टीम को वो एस्टीम्ड है ऐसा दिखाने के लिए अपने एक दूसरे फेस के साथ या दूसरे स्ट्रॉन्गनेस के साथ वो दिखाते हैं, एक मास्क पहन के जीते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मेरे पास मनी पावर है, मसल पावर है या एक्स वाई जेड या मैन पावर है। तो जी। वो दिखाने की कोशिश में उनका सेल्फ एस्टीम सामने वाले को पता चल जाता है कि शायद ये लो सेल्फ एस्टीम है जिसको दिखाना पड़ता है। हुँ, सेकंड है वो साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब होते हैं या पास में वो खुद शायद शायद अ, वो भी सेक्सुअल अब्यूज का असॉल्ट का विक्टिम बने हो। अच्छा। हो सकता है अभी तो बहुत सारा यानी ये पूरा एक वॉर कल्चर भी चल रहा है, एक का पूरा कहीं न कहीं बेरोज़गारी भी चल रही है, तो वो सारे भी एक कारण हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना जाए तो ये बे दोन 2 मेन है कि जहाँ पे ज़्यादातर केसेस में एक उसका पावर दिखाने के लिए लो सेल्फ एस्टीम है और पावर दिखाना है और सेकंड वो बंदा जो भी रेप कर रहा है या जो रेपिस्ट है वो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है पास्ट में अपने या बचपन में, तो वो रिवेंज लेने के लिए या फिर वो हेट्रेडनेस होती है वुमन की तरफ स्त्रियों की तरफ जो उनकी धिक्कार की भावना होती है, उसके लिए वो रैंडमली या चूज़ करके, सिलेक्ट करके वो ऐसी हीन प्रवृत्ति करते हैं। अच्छा। अ, अभी हम देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में जैसे-जैसे वक़्त बढ़ रहा है, हमें ऐसा लगता है कि मॉडर्न हो रहा है ज़माना, हमारा देश ज़्यादा डेवलप हो रहा है, सोच बदल रहा है, तो शायद कुछ ऐसे कानून पास हो जाएँ कि रेप केस डिक्रीज़ हो जाएँ, लेकिन कहीं न कहीं ये उल्टा बढ़ते जा रहे हैं और भी ज़्यादा घिनौना होता जा रहा है, मैं ये कहूँगी। तो इसका कोई रीज़न हो सकता है कि इंडिया में ये केस रैपिडली बढ़ क्यों रहे हैं? अ देखो राजवी एक एक बात है कि अब बढ़ रहे हैं इसका मतलब है लोग अवेयर भी हो रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और उनको कोर्ट तक जाना है, पुलिस केस करना है। राइट। खुद के साथ गलत होने का मतलब यानी वो जो भी विक्टिम है उसको पता तो चलता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे पुलिस केस करना है। लेकिन समाज के डर से पहले नहीं होते थे, अभी हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पहले नहीं कम होते थे या मैं पहले का ज़माना बहुत अच्छा था या नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। हुँ, लेकिन अभी का अगर हम अभी प्रेज़ेंट में जी रहे हैं, तो हम 100% कह सकते हैं कि जो सर्वाइवर है वो खुद को अपने आप को एक अ, देखते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है कि जो दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए और हुँ, उसी वजह से वो अवेयरनेस की वजह से वो कितने इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग है वो सेकेंडरी मायने आता है, लेकिन वो दूसरों किसी को भी ये हालत में देखना नहीं चाहते हैं, तो बिल्कुल। अगर वो भी कोई भी रेपिस्ट है वो पकड़ा जाए उस एक एक ही कॉज़ की वजह से वो तुरंत ही एफआईआर लॉन्च होती है। और वो डेफिनिटली आपको पता है कि वो ज़ीरो एफआईआर होती है, ऐसे तो अब सारी की सारी एफआईआर ज़ीरो लेवल पर हो जाती ज़ीरो एफआईआर कहला सकती है, वो कहीं पे भी इंडिया के कोई कोई भी पार्ट में जाके कहीं पे भी जाके वो पुलिस में जाके एफआईआर लॉन्च कर सकती है ताकि बिल्कुल। वहां पे कोई भी ऐसी सरहद नहीं आती या पुलिस का खुद का जो अपना एक बॉर्डर बाउंडिंग रहता है या बॉर्डर रहता है ये स्पेसिफिकली ऐसे केसेस में अब नहीं रहा है हुँ, तो ये एक बात हो सकती है कि हमें ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। ज़्यादा इसीलिए भी दिखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर अब सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया के कोई भी एक प्लेटफ़ॉर्म पर चौबीसों घंटे अवेलेबल हैं। जी। तो उसकी वजह से भी और शायद ये भी हो सकता है कि हमें जानने की उत्सुकता रहती है कि दुनिया के कौन से भाग में क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ नया रील आ रहा है कि क्या कुछ नया नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। तो राइट। इसकी वजह से भी हमें दिखता है कि ज़्यादातर ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी अपनी हमारी अगर लीगल सिस्टम देखें, तो वो भी एक बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के को बहुत दफ़ा सुना होगा कि उन्होंने बहुत ही ले पीपल के लिए वो बहुत सारा लिखते और बोलते रहते हैं।
तो वो भी एक कनेक्शन है हमारे साथ, या हम चाहते हैं कि लीगल सिस्टम कैसा काम कर रही है, कितना कर रही है, वो हम भी देखें। जी। तो उस हिसाब से भी हमें वो एफआईआर दिखता है, या इतना एफआईआर लॉन्च हुए, इतने को इम्प्रिजनमेंट मिला या इतने को लाइफ सेंटेंस मिला, जो भी है वो सारा हमें दिखता है। तो वो वजह हो सकती है मल्टीमीडिया। और ये कहीं न कहीं एक तरह से अच्छी बात भी कही जा सकती है कि अब लोगों में वो हिम्मत आ गई है कि इज़्ज़त चली जाएगी, इस डर से वो चुप नहीं बैठ रहे हैं और ना ही अब घरवाले उन्हें रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस खासकर इंडिया में देखे जाते हैं ना कि इज़्ज़त का सवाल है, इसीलिए कई बार घरवाले ही रोक देते हैं। कि ज़्यादातर बेटियाँ हम कहते हैं कि बाहर जाके सेफ नहीं है, पर घर के अंदर भी कई ऐसे मामले दर्ज होते आए हैं, और लेकिन अब ऐसा है कि वो आवाज़ उठाने में सक्षम है। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि अब ये इज्जत वाली जो बात है, या लड़की की इज्जत चली गई, तो अब थोड़ा कॉग्निटिवली भी उसमें चेंज आना शुरू हुआ है। जी। बच्चियां जो जो रेप सर्वाइवर है, उनको ये पता चला है कि ये हमारी गलती नहीं है, राइट। और ये सिर्फ जो जैसे हम टिपिकली कहते हैं कि हाइमेन का टूटना, जैसे जेनेटिकली हम जेनाइटल पार्ट का वो एक पार्ट है वो, तो वहां पे भी हम साइंस को अब एडमायर करते हैं, और बंदियां ये समझने के लिए बहुत ही, यानी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि पढ़ाई कर रही है वो। अब जो स्कूल चले हम वाला जो एक है पार्ट, या लड़की पढ़े बड़े बड़े जो वाली जो एक स्लोगन चल रहा था, ये सिर्फ एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देता है, मेंटालिटी चेंज होने में 10 को लगते हैं। तो शायद अब वो 10 का आना शुरू हो गया है कि जो इज्जत चली गई, वो वाला जो शब्द अब बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, लगता है हर एक, क्योंकि हम वो पूरे इतने बरसों से यही सुनते आए हैं कि इज्जत चली गई, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं बैक थॉट में हमारे या फीमेल कम्युनिटी में चलता होगा। लेकिन फिर भी अब वो साइड में रख के या उसको हील करने के लिए वो टाइम देते हैं। हुँ। लड़कियां खुद को इस बारे में अगर कहीं पे भी वो इमोशनल पेन से या ट्रॉमा से गुजरी है, सेक्सुअल ट्रॉमा से गुजरी है, तो वो हील करने के प्रोसेस में अपने आप को टाइम देती है। बिल्कुल। और ये एक कहीं न कहीं अच्छी बात है कि बात जो हुआ वो हमारी गलती नहीं है, वो उस लड़की की गलती नहीं है, तो उसकी सज़ा वो खुद को ना दे है। और ज़िंदगी भर अपने आप को ना कोसे, तो ये एक अच्छा चेंज हम कह सकते हैं। ये जो एग्जैक्ट अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, वो एक पूरा अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं न कहीं जो अपने लिए हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अब लोगों में काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गई है, ये बात तो सही है। अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर जो क्रिमिनल है, वो बाद में गिल्ट फील करते हैं। मतलब उनकी परवरिश में कुछ ऐसा नहीं होता है, ना उनकी सोच-विचार गलत होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बहक जाते हैं और उस वजह से वो इस तरह का अपराध कर देते हैं। बाकी मुद्दों पर भी हम आएँगे जो अ, जिनकी अपब्रिंगिंग या वो सारी चीज़ें ही उन्हें अफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन पहले इस पर मैं चाहूँगी कि इसके पीछे का क्या कॉज़ होता है कि वो जो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बहक जाते हैं? क्या इसमें लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन ये अ, मायने रखती है, या हमारा परिवार हमारे साथ में इस तरह का बिहेव करता है ना कि अगर मूवी में कोई ऐसा सीन आ रहा है, इंटीमेट सीन आ रहा है, तो वो तुरंत बदल देते हैं। तो बच्चे में वो जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये क्यों हटाया, ये क्यों नहीं बता रहे? तो क्या ऐसा कोई कारण हो सकता है इसका? राजू, ऐसा है ना कि ये बहक जाने वाली बात जो है, वो शायद साइंटिफिकली एक दो वजह से ज्यादा होती है। जी। एक तो बॉयज ऑलवेज बॉयज, ये वाला एक सेंटेंस कम्युनिटी में अगर चलता है, या दूसरा एक है कि हम ऐसे तो गुजरात में तो दारूबंदी है, लेकिन फिर भी हम हर वक्त देखते रहते हैं कि यहाँ इतना जत्था मिला, वहां इतना प्रोक्योरमेंट हुआ था, और इलीगल प्रोक्योरमेंट था कि XYZ। तो दारू इतना पीना या मिलना या पीना जो भी है, वो क्यूरियोसिटी टीनेज से शुरू हो जाती है। जिस पर बैन लगाते हैं या जिसको बोलने में शर्म आती है, वैसे सारी एक्टिविटीज को क्यूरियसली बच्चे जानना चाहते हैं।
जी। कि ऐसा क्यों है? सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए? पापा बाहर पीते हैं, घर पे नहीं पीते हैं, पापा बाहर जाके दारू पीते हैं, घर पे नहीं पीते हैं, ये है क्या सारा? और हुँ, फिर वो टीनेज वाला जो एक प्रेशर है, पीयर प्रेशर है या कहीं से झूठ-मूठ का या कहीं पे चुपके-छुपाते हुए पीना या ड्रग्स लेना या कोई भी सब्सटेंस यूज़ करना, थोड़ा-थोड़ा भी अगर कर लेते हैं तो भी उनको 15-20 दिन के 25 दिन के बाद वो थोड़ा-सा हैबिट पड़ जाती है और वो एक थोड़ा-सा एक अपने नशे में वो 10, 15, 20 मिनट होना शुरू होता है। जी। अब वो 10, 15, 20 मिनट वाला जो बात है या 10 मिनट वाली भी बात है कि थोड़ा-सा भी कंज़्यूम किया है और अ, वहाँ पे भी टीनेज है तो वो प्यूबर्टी भी शुरू हो रही है उसकी, बच्चे की। चलो मैं बोलती हूँ कि पूरा बड़ा वाला बंदा है, उसने अपना स्मोक कर लिया, उसने कुछ भी दूसरा सब्सटेंस यूज़ किया या 2-3 पैक दारू पी लिया या 1 पैक दारू पी लिया, कुछ भी है। कहीं पे ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, उसका कॉम्बिनेशन आपको आपे में नहीं रखता है। हुँ, जब वो आपे में नहीं रखता है दैट मीन्स कि आपके ब्लड में वो अल्कोहल या वो जो सब्सटेंस है वो चला जाएगा और वो आपके ब्रेन तक चला जाएगा। ब्रेन फिर वो सारे शरीर में उसको सर्कुलेट करता है क्योंकि हमें पता है कि ब्लड सर्कुलेशन तो पूरे टाइम चलता रहता है जी। और वो कंट्रोल नहीं होता है और तब अगर शायद इंस्टा पर या मल्टीमीडिया पर कुछ भी ऐसा कुछ भी देख देख लिया कि जहाँ पे उसका अपना कल्चर, अपने वैल्यूज़ को क्योंकि वो 10-12 मिनट के लिए ऐसे भी बहक गया है, तो उसको साइड में वो रख देता है या याद नहीं रहता है। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि मम्मी की माँ की उम्र की बहन के साथ या स्त्रियों के साथ भी रेप हुआ है या वृद्धों के साथ भी रेप होता है। तो ये वही रीज़न है कि वहाँ वो 10-12 मिनट में वो अपने आपे में नहीं रहते हैं और ये पूरा ऑफेंस हो जाता है। बिल्कुल, छोटे-छोटे बच्चों के साथ में भी कई केसेस देखे गए हैं। बहुत छोटी 8 बच्चियों साल, के 12 साथ साल की लड़कियों के साथ हाँ, में। हाँ, इवन 2-3 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसा होता है, ये हमने खुद ने देखा है जी, और वो इतना भयंकर होता है कि वो बच्चे के लिए तो लाइफ लॉन्ग का ट्रॉमा और बंदा सॉरी कह के या फिर माफ़ी माँग ले या गिल्ट आ जाए, तो वापस वही है ना कि जस्टिफिकेशन नहीं होता रेपिस्ट के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं। राइट। वो रेप तो रेप ही होता है और उसके लिए मर्डर की माफ़ी हो सकती है, रेप की नहीं। अ, अब आप जब भी हम रेप केस की जब बात करते हैं तो बहुत शर्म की बात है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहला नाम जब आता है वो निर्भया केस का आता है। तो निर्भया केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी और वो बाद में बैन हुई थी, लेकिन और जब उसकी रिसर्च हुई, कुछ रिपोर्टर्स ने रिसर्च करी और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी जब बात सामने आई, तो उसमें निर्भया केस का जो क्रिमिनल था, जिसने रेप किया था, रेपिस्ट था, उसका कहना ये था कि मैंने उस लड़की का रेप इसलिए किया क्योंकि वो घर के बाहर बहुत देर रात तक थी और इतनी देर तक लड़कियों को बाहर नहीं रहना चाहिए। जो रहती है मतलब वो खुद हिंट दे रही है। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने हुए थे। तो अभी हमने बात करी कि कुछ ऐसे लोग जिनकी सोच शायद गलत नहीं है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइम पे सब्सटेंस की वजह से या शायद कुछ ऐसा देखने की वजह से बहक जाते हैं। और वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी शुरू से ही सोच घटिया रहती है और इस तरह का अपराध करने के बाद में उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया बिल्कुल वैलिड था। क्योंकि सामने वाला शायद इस तरह की हिंट दे रहा था, तो इसमें कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है? अ, हाँ, होता है क्योंकि आपको जानकर शायद हैरानी होगी क्योंकि अ, रेपिस्ट के भी प्रकार होते हैं जी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक है सेक्स रेपिस्ट है, दूसरा है पावर रेपिस्ट, तीसरा है अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट, चौथा है सैडिस्टिक रेपिस्ट। ये 3-4 प्रकार ऐसे हैं कि जहाँ पे अपने नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि पावर रेपिस्ट यानी वो अपना खुद का पावर दिखाने के लिए वो मेल है तो वो कुछ भी कर सकता है, लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता है, कर सकता है और वो पावर में वो ऐसा भी समझ लेता है कि 2, 3, 4, 5 सेकंड के बाद जब वो रेप कर रहा होता है तभी भी और उसके बाद भी वो उसकी घिनौनी सोच ऐसी होती है कि उसके बाद तो लड़की भी एन्जॉय करती है और सरेंडर हो जाती है। ये उसकी गलत सोच है या वाहियात सोच है या रॉन्ग सोच है।
जी, लेकिन ये पावर रेपिस्ट में ये होता है। सैडिस्टिक रेपिस्ट वाले जो होते हैं, आपने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो हमने अभी कोलकाता केस में देखा कि ब्रूटली उसको बहुत सारा मारा था, उसको घसीटा था, उसको ब्रेन में भी इंजरी हुई है, नेक नेक में भी हुई है, पेल्विक सेशन में भी बहुत सारे उसको हर्ट्स है, उसको बहुत सारे इंजरीज हैं। तो ये सैडिस्टिक रेपिस्ट का काम है। जी, जहाँ पे शायद उसकी हिस्ट्री जो शायद पकड़ा गया है वही अगर रेपिस्ट है तो उसका खुद का भी एक अपना पास्ट है, ठीक है? हम वापस उसको वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं कि वो सैडिस्टिक इसलिए हुआ, लेकिन वो कुछ ना कुछ रिवेंज लेने के लिए, और वो रिवेंज हमेशा प्लान होता है। ओके, मुझे रिवेंज लेना है तो मैं प्लान करूंगी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले या 10 साल पहले। मैं रिवेंज करना शुरू करूंगी तो उसके 10 साल बाद भी मैं अपना वो रिवेंज पूरा कर सकती हूँ। जी, जैसे पॉजिटिवली हम लाइफ गोल सोचते हैं, वैसे रिवेंज के बारे में भी सोच सकते हैं या हुँ, प्लान हो सकता है। तो ये जो बंदा था शायद उसने रिवेंज के तौर पर अपने पास्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या उसको एक प्रूव करने के लिए भी उसने किया हो, वो तो आगे का वक्त तय करेगा, और जो भी क्रिमिनोलॉजिस्ट या फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो तय करेंगे कि या उसके साथ फाइंडिंग्स निकालेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन एक सैडिस्टिक रेपिस्ट ऐसे भी होते हैं। आपको थोड़ा-सा मैं अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में बोलूँ तो मुझे थोड़ा-सा, मैं जब एफएसएल गांधीनगर में मैं काम कर रही थी, तब मैंने एक बहुत ही भयंकर वाला केस आया था जहाँ पे एक मेरे को नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अ, ईस्टर्न साइड का एक पॉलिटिशियन था, उसकी लड़की थी 11 साल की। जी, अब रिवेंज के लिए उसके साथ गैंगरेप हुआ, वो बच्ची के साथ, और जैसे ही निर्भया का था कि उसके जेनिटल पार्ट्स में कुछ डाला गया था, वैसे ही वो 11 साल की बच्ची के जेनिटल पार्ट्स में रॉड डाला था। ये सैडिस्टिक का एक, यानी वो कोई लेवल हम नहीं कह सकते कि ये लेवल है उसका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम बात करें कि कम्युनिटी को हम कैसे इंटरवेंट करें या उनको कैसे एजुकेशनली पेनिट्रेट करें इस बारे में, हुँ, सेक्सुअल हेल्थ या अवेयरनेस के बारे में, तो हमें बहुत लंबी मंजिल तय करनी है। बिल्कुल, और ऐसा है नहीं कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है कि हमें सिर्फ यही कम्युनिटी को देखना है। हुँ, हम जैसे एकदम हायर क्लास है उससे लेकर जो भी लोअर क्लास है, जितने भी हमारे इंडिया में क्लासेस है, उन सबको इस साइकोलॉजिकली या सेक्सुअली पेनिट्रेट करना पड़ेगा कि भाई इसको रेप कहते हैं और ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल, कैसे नहीं होना चाहिए वो तो सारे बहुत सारे लोग मेरे से आगे बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम हो रहे हैं और करते हैं। उनके पास ज़्यादा तवज्जो और एक्सपीरियंस है और वो निकलेंगे बाहर कहीं न कुछ नया ही लेके। लेकिन वो पूरा कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर थर्ड है अपॉर्चुनिस्टिक रेप, कि कहीं पे ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी, जैसे आप बोल रहे हो कि वो निर्भया में जो, और आपको ये सरप्राइज होगा, जो निर्भया में जिसने ब्रूटली पूरा एक काम किया वो 17 साल का बच्चा था, हुँ, और उसका ही ये सारे सेंटेंसेस आ रहे थे कि वो बाहर निकल गई थी, जीन्स पहने हुए थी, रात का वक्त था, फ्रेंड के साथ थी। तो ये, और खुद उसने दारू पिया था, ड्रग लिया था, वो सब कुछ आपको, यानी पूरी हिस्ट्री हम सबको इंडिया को पता है। जी, तो ये जो सारा अभी अभी अगी अगर चल रहा है, तो थोड़ा-सा हमें टीनेज के डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम घर की औरतों को उतनी ही इज़्ज़त देना शुरू करें कि ताकि दूसरे बच्चे, जो भी बच्चे हैं औरतों के या उसके पेरेंट पेरेंट का जो भी चाइल्ड है, वो समझे कि अ, मान देना, उनकी अपने परिस्थितियों को स्वीकार करना, एक जेंडर को स्वीकार करना, अलग जेंडर को स्वीकार करना, मेल, फीमेल एंड अदर, तो ये तीनों तीन का अपना एक रिस्पेक्ट है, राइट, जो हम शायद कहीं पे भूल रहे हैं, शायद चूक रहे हैं। बिल्कुल। वो सारी सीख हमें घर से और जहाँ
एजुकेशन के लिए हम बच्चों को भेजते हैं, वहीं से वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, तो वहाँ पर भी एक पहल करनी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में, लड़का-लड़की दोनों को ही, कि ना बोलना सीखना है और ना को एक्सेप्ट करना सीखना है, करना जिससे सीखना बच्चे। है। जी, वो बहुत एक अच्छी मूवी आई थी, शायद मेरे को लगता है पिंक करके मूवी थी। पिंक। वहाँ पे बहुत अच्छा यानी वो लास्ट वाला जो सीन था, वो सही में हर स्कूल में, हर घर में ये दिखाना चाहिए, ना का मतलब ना होता है। जी, वो वाला जो एक जो पूरा आप अगर कहीं पे वो चला भी दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस अ, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके दौरान, ताकि लोग समझ पाए कि लड़कियों की अपना खुद का एक ओपिनियन है। राइट। स्त्रियों का अपना एक ओपिनियन है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, इतना तो हमें इंडिया में एजुकेशन मिल रहा है अपने पेरेंट की ओर से। तो ओके। फिर थोड़ा-सा रिस्पेक्ट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे पिछड़े लोग हैं, जो इस चीज़ को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, तो उनकी सोच बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत क्योंकि उन हाँ। चुनिंदा लोगों की वजह से जो महान अ, लोग होते हैं, उनकी वजह से फिर बाकी लोगों को भी भुगतना होता है। मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि अभी हमने ये बात कर ली कि जो पर्टिकुलर टाइम पर बहक जाते हैं, उनका क्या रीज़न हो सकता है? जो पहले से इस तरह की सोच रखते हैं, उनका मतलब साइकोलॉजिकल क्या-क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है? मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मैं इसको वैलिडेशन नहीं देना चाह रही, लेकिन ये मेरा सवाल है कि जैसे एक मर्डरर है, उसकी शायद उसे उस मर्डर के बाद में या सज़ा मिलने के बाद में कभी कुछ ऐसे केसेस, बहुत रेयर केसेस देखे जाते हैं कि उसे अपनी गलती पर पछतावा हो और उसका माइंड चेंज हो, उसका परसेप्शन चेंज हो। तो क्या ऐसा कुछ इस मामले में भी होता है कि अगर कोई रेपिस्ट है, तो क्या उसका माइंड बाद में चेंज हो सकता है? हो सकता है, डेफ़िनेटली हो सकता है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, सोशल इंटरवेंशंस, एजुकेशन और हमारे लीगल सिस्टम में अगर थोड़ा-सा बदलाव आ जाए और सबसे बड़ी बात कम्युनिटी में बदलाव आ जाए, हुँ, तो ये पॉसिबल है। लेकिन हमें बहुत लंबी मंज़िल तय करनी है। वो हम कल करेंगे या 2030 में करेंगे तो न होगा, तो थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल है। लेकिन डेफ़िनेटली इसमें हम काम करना आज से शुरू करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, उसमें वो बदलाव दिखेगा। बिल्कुल। और वो ही है ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट ऐसे सेक्स सेक्स एजुकेशन को परमिट करते हैं, लेकिन अपने स्कूल के लिए नहीं, क्योंकि वहां पे सारी कम्युनिटीज आती है, तो स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी को पैम्पर करने के लिए या उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादातर कम्युनिटी वाले हैं, तो उनके लिए नहीं करना है, तो वो एजुकेशन वहां नहीं दे रहे हैं। अ, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो भी हमारे इस शो को देख रहे हैं? हो सके उतना सेंसिटाइज होना शुरू कीजिए। अपने आसपास में नज़र दौड़ाते रहिए। कौन क्यों रो रहा है, कौन क्यों अकेला है, कौन क्यों किस बारे में किस बात हो रही है, क्यों बच्चे अचानक से चेंज होना, बिहेवियर में चेंज होना शुरू हुआ है, बच्चे को पेट में क्यों ज़्यादा दुख रहा है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, या ये सारी चीज़ें सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट को प्रोवोक करती है या उस तरफ जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा या हमारा बहन या लड़की जो कर रहा है उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या जी, दिक्कत आ रही है लेकिन वो बोल तो नहीं रही है। तो आप सामने से पूछो, तो हो सकता है वो बोलना शुरू करे। तो आगे जाके एक पूरा-सा एक जो अपराध है या उसके साथ होने वाला कुछ भी भयंकर वाला जो बात है, वो रुक जाए। राइट। तो अगर इतना शुरू हो जाएगा, तो भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वो आपकी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, ध्यान में रखें। अपने आस-पास, अपने बच्चों पर, अपने दोस्तों पर ध्यान रखें, उनके जो बदलते बिहेवियर हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, बात करें। बात करने से काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं और बात ही हर चीज़ का सॉल्यूशन मेरे हिसाब से होता है। और आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने खुद ने भी ये बात कही, तो शायद इसे ज़्यादा सीरियसली लेंगे लोग और इस बात को समझेंगे कि कोई भी अपराधी तब अपराधी बनता है जब उसे घर से या अपने आसपास के लोगों से वो हवा मिलती है।
बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपना वक़्त देने के लिए और आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा दिया और हमारा आज का जो मुद्दा था वो काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि आए दिन हम ये केसेज़ देख रहे हैं तो उसके पीछे क्या मानसिकता होती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से ये लोगों को आपके थ्रू जवाब मिल गया होगा और उम्मीद करते हैं कि अब जो है देश में कुछ बदलाव हमें देखने मिल सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक थैंक यू। हमारे सामने आए दिन कई सारे केसेस सामने आते रहते हैं और अब शायद लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि नॉर्मलाइज हो गया है कि ठीक है आए दिन मर्डर के केस आते हैं, रेप के केस आते हैं, लेकिन जिस पर बीतती है, जिस परिवार पर बीतती है, उन्हें ही पता होता है कि ये कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है, कितना इंसान को हिलाकर रख सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की चीजों को देखना और उसे अपनाना आसान नहीं होता। हमारे ही समाज में ऐसे कई दरिंदे घूम रहे हैं जिनकी मानसिकता इस तरह की होती है जो हमने अभी आज बात करी। उम्मीद करते हैं कि लोग इस चीज को समझेंगे, लोग समझेंगे कि आखिर ये एक अपराध, ये चंद मिनटों का जो आपका एन्जॉयमेंट होता है, वो किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख सकता है। किसी को पूरी ज़िंदगी अपने आप में अपना कॉन्फिडेंस गिराने पर मजबूर कर सकता है। तो आज हमने मेंटल डाइट में बात करी, एक रेपिस्ट की क्या साइकोलॉजी होती है, इसके साथ ही आपके क्या ओपिनियंस है आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमने इस बातचीत के थ्रू कोई वैलिडेशन या कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, हमने बस एक कोशिश की है कि जब तक हम प्रॉब्लम का कॉज़ नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन ढूँढना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस मुद्दे को और इस बातचीत को किसी गलत वे में नहीं लेंगे, उल्टा इसे एक पॉजिटिव वे में लेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, ताकि समाज में अपराध घटे और देश आगे बढ़े। जैसे ओलंपिक्स में हम मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं, हमारी बेटियों को खेलते देखकर बहुत खुश होते हैं, बस इसी तरह का देश हमें चाहिए। इस तरह का नहीं जहाँ आए दिन हाथ में कैंडल पकड़े लोग कैंडल मार्च करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे अगले गुरुवार मेंटल डाइट के एक और एपिसोड के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।